अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने आपको क्वेश्चन 2 कहा था पढ़ने को, और ये भी कहा था कि अगर ना समझ आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक झलकी थी कि कितना एडवांस्ड है ये। मैं फिर भी एक समरी बता देता हूँ उसकी, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन 2 में है क्या असल में। पहले कल वाला जो पढ़ा था ना उसकी कोई रिकैप सुन लें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है, दूसरी पार्टी का या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जैसे लोन है, या दूसरे की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है यानी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। रिकग्निशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी। क्लासिफिकेशन ये बताई थी कि फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं, इनकी अकाउंटिंग क्या करनी है इसको बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि किस क्लास में फॉल करता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि किस स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, अभी वो स्टूडेंट गेट से एंटर हो रहा है तो पता तो चले कौन सी क्लास वाला है, ताकि उसकी क्लास में भेजें, फिर ऑनवर्ड देखेंगे कि क्या क्या पढ़ाना है उसको। तो क्लासेस वो एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी हैं, 3 क्लासेस हैं, अमॉर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। एक कॉन्सेप्ट था बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल ये था कि जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, किस नीयत से उनको रखा जाता है। अगर उनका मकसद होता है उनसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लेना बस, तो ये अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाली क्लास में फॉल करेगा। और दूसरा, अगर मकसद साथ अच्छा मौका मिले तो बेच भी दें, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली क्लास में फॉल करेगा। और इन दोनों क्लासेस की दो कंडीशन में से जो दूसरी कंडीशन थी वो सेम थी, क्या कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज होने चाहिए। कैश फ्लोज और कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो कि ये इतने इतने पैसे मिलेंगे, और वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो। प्रिंसिपल मतलब जो शुरू का पैसा लिया वो वापस करना है, और इंटरेस्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्वेश्चन 1 बनाया हुआ था नियतों को जांचने के लिए, क्वेश्चन 2 बनाया हुआ है कि क्या जो कैश फ्लोज एग्री हो रहे हैं क्या वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही है या उसके अलावा है। क्वेश्चन 2 पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में एक बॉन्ड है, बॉन्ड डिबेंचर एक ही बात है, जिसकी एक स्टेटेड मैच्योरिटी डेट है, यानी लेट्स 10 साल का बॉन्ड है, और जो इंटरेस्ट है वो लिंक कर दिया गया है इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ। इंडेक्स नंबर्स होते हैं, जैसे ये स्टॉक मार्केट में भी इंडेक्स होता है। आप आसान समझ लें कि उसको इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक कर दिया गया कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, हर साल अपडेट होगा, साल नहीं लिखा मैं कह रहा हूं, और इन्फ्लेशन रेट्स के साथ ये एडजस्ट हुआ करेगा। आप में से जो लोग बीएफडी भी पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उसमें इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट शामिल होता है, ये वही बात लिखी हुई है कि इसको एक इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ लिंक किया हुआ है। अब इसके सोल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन के साथ लिंक किया तो ठीक है, यही बात है, यही होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो बिल्कुल ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। हाँ, अगर लिंक किया होता बोरोर की, बोरोर की परफॉर्मेंस के साथ, यानी ऐसा कहा होता कि अगर आपके ने हम आपको लोन दे तो रहे हैं, और अगर आपके बिजनेस की सेल्स जितनी भी हुई उसका 50% हम आपसे लिया, 50% ज्यादा हो गया, 5% हम आपसे इंटरेस्ट लिया करेंगे, तो अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, हम उसके सेल्स में हिस्सा ले रहे हैं। अब लेंडर को प्रिंसिपल तो वापस मिलना है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिलना है ये उसकी सेल से लिंक हो गया। सेल ज्यादा होंगी तो हमें उसका हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ी है, ये तो हमने इसकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता फिर ये इंटरेस्ट ना होता,
तो चूंकि सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है तो हाँ फिर ये इंटरेस्ट है। ये पॉइंट 1 में समझाया हुआ है क्वेश्चन 1 में। जी तो आपने if का वर्ड यूज करके समझाया है ना कि जी सेल्स के साथ लिंक होता है, लेकिन सर उसमें तो बस उसने ये पूछा है कि पेमेंट ऑफ। देखें, ये जो मैंने क्वेश्चन 2 बनाया हुआ है ना, ये असल में कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। आईएएस में एग्जांपल्स दी हुई हैं बहुत सारी, ये मैंने उन एग्जांपल्स में जो सिनेरियो डिस्कस किया होता था उसको मैंने क्वेश्चन कह दिया, और जो उसके आगे डिस्कशन होती थी उसको मैंने आंसर कह दिया। तो ये एज सच कोई क्वेश्चन आप कहें कि जी इसमें इतनी लंबी कहानी तो नहीं लिखी, जो इतनी लंबी कहानी तो नहीं पूछी थी। तो असल में लिखने वाले ने इसको हर तरह से कवर किया है। यार देखें, पहली बात तो ये कि मुझे लगता नहीं कि ये एग्जाम लेवल की चीज़ है। मैंने तो आपको एक पॉइंट क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स डाली है ना। अगर चलो मान भी लिया एग्जाम्स में आ गया, तो आप अगर सिर्फ इतनी सी बात भी लिख रहे हैं कि चूंकि इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है, तो इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है इट मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो हाँ फिर ये इंटरेस्ट है, तो बस बहुत है। दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर वो फ्लोटिंग रेट पे है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ये होता है जैसे पाकिस्तान में अगर लोन लिया और लोन है काइबर प्लस 4%। काइबर जो है वो गवर्नमेंट की चीज है, स्टेट बैंक ने सेट करनी है। इसका भी टाइम पीरियड होता है, जैसे 3 मंथ काइबर। 3 मंथ काइबर का मतलब है कि 3 महीने तक यही रेट रहेगा, 3 महीने के बाद ये रिवाइज हो जाएगा। 6 मंथ्स काइबर, 6 महीने तक यही रेट चलेगा, 6 महीने के बाद रिवाइज हो जाएगा। 1 ईयर काइबर, 1 साल तक यही रेट रहेगा, 1 साल के बाद रिवाइज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है वेरिएबल इंटरेस्ट। लाइबर जो है वो लंदन इंटरबैंक होता है, काइबर जो है वो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है। पाकिस्तान में काइबर चलता है, बाहर जो है वो लाइबर चलता है, और भी बोर होते हैं इस तरह के। तो क्वेश्चन 2 में ये बनाया हुआ सिनेरियो कि एक लोन है जिसमें बोरोर चूज कर सकता है कि वो 1 मंथ लाइबर पे चलना चाहता है कि 3 मंथ लाइबर पे चलना चाहता है। ठीक है, मर्जी उनकी। अब इसके डिस्कशन में कहा हुआ है कि अगर वो लाइबर के साथ लिंक्ड है तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर वो कुछ मिसमैच हो रहा है, मिसमैच होने से मुराद ये है कि लोन सारा है ही सिर्फ 4 महीने का बाकी, और वो कहते हैं मैं 5 ईयर वाला लाइबर पिक करूंगा, तो मिसमैच आ गया ना। तो अब जब मिसमैच आ गया तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ अलावा भी है, डिस्कनेक्ट हो गया इनमें, फिर मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये इसकी समरी इतनी काफी है। अगर इसमें से निचोड़ के सिर्फ इतना सा भी समझ आ रहा है आपको कि मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो बस बहुत है। सर ये मिसमैच वाली बात दोबारा बताएं जरा। अगर इंटरेस्ट लोन के ऊपर हर 6-6 महीने बाद दिया जाना है, और वो साथ पिक करता है कि ठीक है जी हम 6 मंथ काइबर प्लस 4% आपको इंटरेस्ट दिया करेंगे, तो मैचिंग है ना। इंटरेस्ट 6 महीने बाद देना है और काइबर भी 6 महीने वाला है। लेकिन अगर इंटरेस्ट देना है साल बाद और काइबर वो 1 मंथ वाला ले रहा है, तो मैचिंग आउट हो गई ना। तो मैचिंग खराब नहीं होनी चाहिए जी। तीसरा पॉइंट है कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट इज कैप्ड। इसका मतलब है कि जिसने लोन दिया हुआ है वो कह रहा है कि तुम्हारा हर साल का इंटरेस्ट काइबर प्लस 3 है, लेकिन अगर बुरे हालात हुए तो ये ना हो कि तुम बिल्कुल ही मरने वाले हो, जो हम तुम्हारा एक कैप लगा देते हैं, चलो तुम्हें 20% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। इसको कैप कहते हैं। फ्लोर होता है कि 4% से नीचे तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये फ्लोर है। कैप अपर लिमिट होती है। तो कैप लगा देने में कोई मसला नहीं, यानी कैप लगा देने से ये इंटरेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा, इंटरेस्ट ही रहेगा। 5वां है फुल रिकोर्स लोन। फुल रिकोर्स लोन से मुराद ये है कि अगर कंपनी बंद हो भी गई, जैसे जिसने बोरो किया था, उसने कहा था जी ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, लोन अगर मैं आपको वापस ना दे सका तो ऑफिस बिल्डिंग बेचने का हक आपका होगा। ऑफिस बिल्डिंग बिकेगी, पैसे पहले आपको जाएंगे फिर बाकियों को पैसे जाएंगे। तो अब ये फुल रिकोर्स लोन है। तो लोन देना, अगर लेंडर पूरा सिक्योर्ड लोन दे रहा है तो स्टिल है तो लोन ही ना, तो उसके सिक्योर्ड होने से कोई इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वाली बात चेंज नहीं हो जाएगी। पॉइंट 5 कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल होता है कि कन्वर्टेबल हमने पढ़ना है, I-32 में पढ़ना है। कन्वर्टेबल ये होते हैं कि लोन देने वाला ऑप्शन देता है बोरोवर को कि चाहो तो तुम पैसे वापस ले लेना और चाहो तो मेरे से मेरी कंपनी के शेयर्स ले लेना। ये कन्वर्टेबल होता है। ये हमने पढ़ना है। हमने कन्वर्टेबल कब पढ़ा था वहां पर? कन्वर्टेबल कब था?
नहीं पढ़ा ना, कन्वर्टेबल नहीं पढ़ा, I-32 पढ़ना है अभी हमने। तो इसको हम ये चूंकि इसको बाद में पढ़ लेंगे, तो अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। कन्वर्टेबल में चूंकि जो इन्वेस्टर होगा जिसने लोन दिया हुआ है, उसके पास ऑप्शन होगी चाहे तो पैसे वापस ले ले, चाहे शेयर्स ले ले, और वो काम करेगा जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो उसका रिटर्न फिर सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, उसको ज्यादा फायदा भी मिल सकता है, वो शेयर्स भी ले सकता है कल को। तो फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। और लास्ट है इसमें परपेचुअल, कहते हैं परपेचुअल होता है इररिडीमेबल, जो प्रिंसिपल वापस कभी नहीं होता, बस इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट मिलता है। तो एग्री किया हुआ है कि इंटरेस्ट तो देंगे हमेशा तुम्हें, लेकिन लॉ कहता है कि अगर हमारे कभी फलानी फलानी रेशियोज पूरी नहीं हुई तो फिर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो हम फिर इंटरेस्ट तुम्हारा रोक लेंगे, हम तुम्हारा इंटरेस्ट रोक लेंगे। और जिस साल में भी इंटरेस्ट रोका होगा वो ही अगर दोबारा शुरू किया तो उतना ही इंटरेस्ट देंगे, उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, डेफर्ड इंटरेस्ट डज नॉट एक्रू एडिशनल इंटरेस्ट। तो फिर ये पूरी तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। नहीं, हर जगह नहीं ना मिसमैच यार। अब जैसे इंटरेस्ट पर हम जिस साल रोकेंगे सर, उससे अगले साल उस पे इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा, उससे आगे चलेगा। जैसे आपने कहा जी लास्ट टाइम डेफर्ड इंटरेस्ट, अगर उस पे इंटरेस्ट लग रहा होता तो फिर प्रॉपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती। अब इसमें जो इंटरेस्ट हम 2 साल तक रोकेंगे उसमें मजीद को इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरी तरह कवर नहीं हो रही इसमें, तो फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। ये जो क्वेश्चन 2 है, अगर समझ आया जितना आया ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें उसको, इग्नोर कर दें क्वेश्चन 2। ये आपको झलकियां दिखाने के लिए था कि ये अभी कुछ भी नहीं है, ये बहुत एडवांस है, तो इसका एग्जाम लेवल बहुत कम है। असल में ये बहुत एडवांस है, इसका एग्जाम लेवल कम है। तो अगर आपको क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया दफा करें। चलें जी, क्लासिफिकेशन। अगर एक कंपनी का फाइनेंशियल एसेट है, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ा रहा हूं, और दूसरी कंपनी की इक्विटी है, इसकी क्लासेस की बात करते हैं। मैंने कल एंड पे की थी लेकिन वो लाइट बार बार बंद हो रही थी तो वो टेम्पो टूट गया था। अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट है और किसी दूसरी कंपनी की इक्विटी है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जी शेयर ऑप्शन भी हो सकता है। तो हमारी अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास में फॉल करेगा। हां, अगर हमने उसको शॉर्ट टर्म बेचने के लिए ना खरीदा हो, इसको कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो और उर्दू वाला, और हमने पहले ही दिन कसम खा ली हो कि इसको हम फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे ही चलाएंगे, तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। शॉर्ट टर्म बेचने के लिए ना हो यानी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो, और इनिशियल रिकॉग्निशन पे हमने वादा कर लिया हो कि हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे ही रखा करेंगे, तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली क्लास है, अदरवाइज फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली क्लास है। तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के डब्बे के अंदर जो लिखा है वो छोड़ के बाकी सब बता दिया। पेज 1 के तकरीबन दरमियान से शुरू हो रहा है और अगले पेज के तकरीबन दरमियान के आगे तक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारा पढ़ा दिया आपको मैंने। सिर्फ जो पहले पेज पे एक डब्बा है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये नहीं सिखाया अभी कि क्या होता है। ठीक है जी, ऐसे आगे चलें। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन क्या है? अब फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ से आते हैं। यानी मैं कल आपको फाइनेंशियल एसेट्स कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, अब कंपनी बी की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल लायबिलिटी मिसाल, लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है,
इसकी क्लासेस दो हैं। एक इसकी क्लास है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एक इसकी क्लास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, और दूसरी क्लास है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। एक है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एक है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। कुछ और भी हैं डिफरेंट, लेकिन उनकी डिटेल आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि वो बहुत गहरी चीज़ें हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि वो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, तो ना उनका एग्जाम लेवल की टेस्टिंग है, ना उनकी आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में उसका जिक्र है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनकी गहराइयों में मत जाएं। वैसे सिर्फ लिस्ट के तौर पे बुक में लिखा है तो मैं भी उतना ही बता रहा हूँ, वरना उनकी जो ओरिजिनल आईएएस के अंदर है वो ज़्यादा डिटेल है, तो वो बहुत ऊंचे लेवल की है, जिनमें वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो एक फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये क्या होते हैं, नाम से क्या लग रहा है फाइनेंशियल गारंटी, जो गारंटी दी होती है, बस इतना काफ़ी। फिर कमिटमेंट टू प्रोवाइड अ लोन एट अ बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, इसमें भी जो अंग्रेजी का मतलब पता चल रहा है वो काफ़ी है। ये जो मैं पेज नंबर 2 के एंड पे हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की क्लास है बाय डिफॉल्ट वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, पहली लाइन, एक्सेप्ट फॉर। अब जो एक्सेप्ट फॉर में नीचे लिखी हुई हैं, इनमें अमोर्टाइज्ड के अलावा कुछ और होता है। तो जो बी सी डी और ई है ये हमने नहीं पढ़ना है इसमें, ये एडवांस चीज़ें हैं। ई जो है ये हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में, ई हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, जबकि बाकी चीज़ें, ये जो बी है ये आपको मैं जब इसी आईएएस में रीक्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उस पर जिक्र कर लेंगे इसका। बाकी सी छोड़ दें, बस सिर्फ पढ़ने की नीयत से इसको पढ़ लें। इसमें अभी फिलहाल दो बातें याद रख लें, फाइनेंशियल लायबिलिटीज की क्लास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। फिलहाल ये दो बातें याद रख लें, इनमें से बाकी जो हैं वो आगे चल के कुछ ना कुछ जिक्र में आ जाएंगी। अभी फिलहाल इतना काफी है कि या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू P&L। मेजरमेंट पे आते हैं। ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का अभी डब्बा लिखा हुआ है ये भी रहने दें। फाइनेंशियल लायबिलिटी में देखें एक डब्बा बना हुआ है, ये फिलहाल रहने दें। चलें पेज 3 पे आते हैं। इनिशियल मेजरमेंट, यानी पहले दिन रिकॉर्ड करना है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट बताता हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, अगर इसके हिसाब से देख लें तो इसने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कुछ कॉस्ट हो सकती हैं जो उस ट्रांजैक्शन ही से रिलेटेड है। जैसे शेयर खरीदना पड़ेगा ब्रोकर के थ्रू तो ब्रोकर की कमीशन हो सकती, अगर लोन देना है किसी को उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह हो सकते हैं, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस हो सकते हैं। यानी ऐसी कॉस्ट्स जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इस तरह से हैं कि ट्रांजैक्शन होगी तो ये खर्चे होंगे, ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो ये खर्चे नहीं होंगे, उनको इंक्रीमेंटल, इनको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। पेज 3 के तकरीबन दरमियान में एक डब्बा बना हुआ है, पेज 3 के तकरीबन दरमियान में एक डब्बा बना हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। ये जो मैंने भी बात की है ये अंग्रेजी में कुछ 2.5 लाइनें लिखी हैं, ये पढ़ लें, और जो लिखी है ना इसकी एग्जांपल्स कि उनमें क्या शामिल है पहले ये पढ़ लें। अभी डू नॉट इंक्लूड वाला नहीं पढ़िएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बॉक्स है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है जो मैंने भी आपको समझाई है, इसके बारे में अंग्रेजी लिखी हुई है, और नीचे एग्जांपल्स में लेफ्ट वाला यानी क्या क्या इसमें शामिल है वो पढ़िएगा। अभी डू नॉट इंक्लूड मत पढ़िएगा। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं जो भी हम इस ट्रांजैक्शंस करेंगे, जैसे लोन देंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कुछ कॉस्ट हैं जो इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए होंगी, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। चलें अब वापस ऊपर आ जाएं, इसी पेज के टॉप पे आ जाएं। इनिशियल मेजरमेंट से क्या मुराद है, यानी जब हमने इनिशियल रिकॉग्नाइज करना है तो क्या अमाउंट रखनी है। वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं
क्या क्या क्लासेस थी? क्लासेस क्या क्या है? amortized कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। amortized कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं उसकी क्लासेस क्या क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। यानी इन टोटल 3 ही नाम हुए ना क्लासेस के, amortized कॉस्ट, इनके नामों पे नहीं जाना है, amortized कॉस्ट क्या होता है कुछ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर हमारा एसेट है और किसी दूसरे की लायबिलिटी है तो ये 3 क्लासेस हैं, और अगर हमारा एसेट है और किसी दूसरे की इक्विटी है तो ये 2 क्लासेस हैं। यानी नामों के हिसाब से 3 ही क्लासेस है ना, ये दोनों तो सेम नाम है। तो अगर फाइनेंशियल एसेट इस क्लास में फॉल करता है, चाहे वो किसी दूसरे की इक्विटी हो, चाहे वो किसी दूसरे की लायबिलिटी हो, ये रिकॉर्ड होगा एट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये रिकॉर्ड होगा एट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये नहीं कहा मैंने जितने पैसे दे के खरीदा है, नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जैसे अगर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं और उनको हमने फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लासिफाई किया है, क्यों क्लासिफाई किया ये कल बता दिया था, कर दिया। हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, एक बॉन्ड हमें मिला है 5,000 रुपए का, जबकि मार्केट में वो 4,500 का मिल रहा है, यानी उस बॉन्ड की फेयर वैल्यू 4,500 है जबकि हमें 5,000 का मिला है, तो कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर तो वो कैटेगरी क्लास फेयर वैल्यू थ्रू P&L का है तो वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर वो इन क्लासेस का है तो वो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। अगर वो इस क्लास में फॉल कर रहा है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। किसकी फेयर वैल्यू? जो एसेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं उस एसेट की फेयर वैल्यू। और अगर वो इस क्लास में फॉल कर रहा है तो वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। जी, अब मैंने ये इनिशियल मेजरमेंट एसेट की बता रहा हूं ना। तो इनिशियल मेजरमेंट में ये फाइनेंशियल एसेट्स वाला टेबल पढ़ लें। ठीक है जी। अगर ये amortize वाली क्लास में है तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली क्लास में है तो भी यही है, और अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली क्लास में है तो फिर सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ओके। अगर हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे और खरीदे हमने 5,000 रुपए के, जबकि उन डिवेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू चल रही थी वो 4,800 चल रही थी। हमने खरीदे 5,000 के जबकि उसकी फेयर वैल्यू 4,800 चल रही थी, तो इन्वेस्टमेंट यानी हमारा फाइनेंशियल एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा? 4,800 पे। तो एंट्री तो टैली नहीं हुई, डिफरेंस आ गया। तो ये जो 200 का डिफरेंस है ये P&L में जाएगा, और ये आइदर वे भी हो सकता है। हमने जो डिबेंचर्स खरीदे वो मार्केट में 48 के थे, लेकिन हमें ये 47 के मिल गए, तो एंट्री तो टैली नहीं हुई, तो 100 P&L में जाएगा। इसी पेज के तकरीबन हाफ के नीचे एक नीला डब्बा बना हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर इनिशियल मेजरमेंट। इसमें पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें। नहीं, तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लें। तीसरा बुलेट पॉइंट
तीसरे बुलेट पॉइंट में जो बोल्ड करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो वाली बात अभी रहने दीजिएगा। तीसरा पॉइंट ओके। अगर ये क्लास है तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस, नहीं सिर्फ फेयर वैल्यू, और इस केस में प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। तो इसका मतलब अगर ये वाली क्लास है तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी ही नहीं। हो तो सकती है लेकिन एसेट का हिस्सा नहीं बनाना, तो फिर उसको एक्सपेंस बना देना है। इस डब्बे का पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें। सर इसमें दोनों आ गए, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो दोनों मिलके ऐसे चेंज हो। पढ़ लिया? दूसरा बुलेट पॉइंट भी पढ़ लें अगर समझ आता है तो। सर अभी हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो थी कि ट्रांजैक्शन होगी तो वो कॉस्ट होगी, तो सर ये फिर ये ट्रांसफर और डिस्पोजल, सर इसका क्या मतलब है? दूसरे बुलेट पॉइंट में ये कहा हुआ है कि अगर हम शेयर्स खरीदते हुए खर्चा कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो बेचते हुए भी तो हो सकता है ना। ब्रोकर कमीशन बेचते हुए नहीं हो सकता क्या? सर अगर हम दूसरी साइड से देखें, अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो उस पर ब्रोकर कमीशन लेगा, तो बेचते हुए भी तो कमीशन ही लेगा ना। तो हमने जो फाइनेंशियल एसेट खरीदा है उस खरीदते हुए उसको हमने रिकॉर्ड करना है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करना है डिपेंड करता है कि वो किस में फॉल कर रहा है। बेचते हुए भी तो खर्चा हो सकता है ना। जब बेचेंगे तो देखेंगे उस खर्चे का क्या करना है। अभी से ही सोच सोच के कि बेचेंगे भी तो खर्चा होगा, उस खर्चे की अभी अकाउंटिंग नहीं कर लेनी। ये दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। ये बात दोबारा सुने। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, और उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हुए हमें कॉस्ट पड़ी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो उसकी हमने अकाउंटिंग की ना। अगर वो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें फॉल करनी है, इधर इसमें फॉल करनी है तो उसको इनिशियल मेजरमेंट का हिस्सा बनाया, इसमें फॉल करनी है तो क्या किया, उसका P&L में चार्ज कर दिया, यानी अकाउंट फॉर किया ना। तो अगर अभी हमने खरीदते हुए खर्चा किया तो उसकी अकाउंटिंग की है, तो अब हम सोच रहे हैं बेचेंगे तो भी तो खर्चा होगा, तो जब होगा तो देखा जाएगा। अभी से उस खर्चे की अकाउंटिंग नहीं कर लेनी। IAS 37 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या नॉन मॉनेटरी एसेट? तो ये सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेचने पे होंगी ना, उनको नहीं अभी हमने अकाउंट फॉर कर लेना। ठीक है, चलें अब फाइनेंशियल एसेट ही की मैं बात कर रहा हूं। मैंने क्लासिफिकेशन जरूर फाइनेंशियल लायबिलिटी की बीच में जिक्र कर दिया था, लेकिन मेजरमेंट में लायबिलिटी की अभी जिक्र नहीं कर रहा। पहले हम एसेट्स को पूरा पढ़ लें, उसके बाद लायबिलिटी पे आएंगे। फाइनेंशियल एसेट्स की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे जाने से पहले एक फिर से रिकैप देते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग क्या करनी है डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये या ये। अगर वो किसी की लायबिलिटी है तो ये तीन क्लासेस हैं, और अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट किसी की इक्विटी है, यानी हमने किसी की इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये क्लास है। इस क्लास में फॉल करने के लिए दो कंडीशंस, इसमें फॉल करने के लिए दो कंडीशंस, और अगर वो कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो ये, या हो भी रही थी लेकिन हमारा दिल यहां आने का है तो ये। और अगर इन्वेस्टमेंट है किसी के इक्विटी के अंदर तो इनमें से किसी एक क्लास में फॉल करेगा, और इनमें से बाय डिफॉल्ट इस क्लास में फॉल करेगा। अगर इसमें फॉल कराना है तो एक तो वो बेचने के लिए ना रखे हों, दूसरा नियत की हो पहले ही दिन कि हम इस क्लास में रखना चाहते हैं। ये हो गई क्लासिफिकेशन।
फिर इनिशियल मेजरमेंट, यानी जब हम इनको पहले दिन रिकॉर्ड करेंगे तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो इस क्लास में फॉल कर रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और अगर इस क्लास में फॉल कर रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इस क्लास में फॉल कर रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रही है तो वो P&L में जाएगी। उसी डेट पे किस रेट पे? फॉर एग्जांपल 1 जनवरी उसी डेट पे, हाँ हाँ, जब रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगली बात ये की कि नॉर्मली जितने का शेयर खरीदा है वो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू उससे डिफरेंट है, तो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो कमी बेशी है, जैसे मैंने भी यहाँ मिसाल लिखी थी ना कि इन्वेस्टमेंट डेबिट है 4500, कैश क्रेडिट हो रहा है 5000, तो 500 का फर्क आ गया ना, ये P&L में जाएगा। ये बताइए मैंने बात अब तक। अब आते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे कि अब आगे क्या करना है। जो जी, आपने एंट्री लिखी थी फेयर वैल्यू के मुताबिक, सर ये आप अभी फेयर वैल्यू तो P&L की एंट्री बता रहे थे हमें जिसकी भी बता रहा था, क्या फर्क पड़ता है? सर, लेकिन अगर फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम करेंगे, तो मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लिखी थी ना। नहीं मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, जी जी, अगर हम फेयर वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे सर, वो डिफरेंस तो फिर आएगा ही आएगा। हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे और उन बॉन्ड्स को खरीदने की जो प्राइस हमें पड़ी वो पड़ी 5000, और साथ हमें कमीशन भी देना पड़ा 100 रुपया, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो कैश क्रेडिट 5100, ये 100 क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर हमने जो डिवेंचर खरीदे हैं वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली क्लास में फॉल करेंगे, तो इस 100 रुपए का क्या करना है? ये तो P&L में ही जाना है, ये 100 रुपया तो P&L में ही जाएगा। अब रही बात कि जो डिवेंचर खरीदा उसकी फेयर वैल्यू क्या इस 5000 के बराबर है या फर्क है? ये 100 का तो किस्सा ही अलग है ना। इस 5000 की बराबर उसकी फेयर वैल्यू है या डिफरेंट है? फेयर वैल्यू 4500 है, तो फिर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स 45 पे डेबिट होगी, और जो 500 में फालतू देना पड़ गया वो 500 भी P&L में जाएगा। यानी डिफरेंस का उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से कोई लेना नहीं। ये 100 अलग है, ये फेयर वैल्यू है, और इसके लिए जितने पैसे दिए हैं ये वो है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिसाब ही अलग है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में पेज नंबर 4 के टॉप पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मैंने अभी इसको सादा रखा है। सादे से मुराद मैंने अभी इसमें इंपेयरमेंट मिक्स नहीं की, वो एक अलहदा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो मैंने हेडिंग में कह दिया कि भी फिलहाल मैं इंपेयरमेंट के बगैर बात कर रहा हूं। इन्हीं 5 क्लासेस को जो नाम दिए गए ना, वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो करना है उसी की वजह से नाम दिए हुए हैं। यानी हम लोग सब्सिक्वेंटली इस क्लास में आने वाले एसेट्स को हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, और जो चेंजेस आया करेंगी। तो यही हरकत करनी थी ना, इसलिए क्लास का नाम ये है। ये क्या होगा? हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, और जो चेंजेस आएंगी वो OCI में जाएंगी। तो जो हमने हरकत सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में करनी है वही क्लास का नाम है। किस पे वैल्यू करेंगे सब्सिक्वेंटली? सर ये देखना पड़ेगा सर, ये फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब्सिक्वेंटली किस पे मेजर किया करेंगे? ये बताना है आप। मैंने कहा जो हरकत करनी है वही क्लास का नाम है। सब्सिक्वेंटली किस पे मेजर किया करें? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर किया करेंगे। सब्सिक्वेंटली क्या किया करेंगे? हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, और जो चेंजेस आएंगी OCI में। सब्सिक्वेंटली क्या किया करेंगे? हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, और जो चेंजेस आएंगी। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो हमने करना है ना, वही क्लास का नाम है। पहले आसान काम करते हैं। पहले मैं आपको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ाने लगा हूं उन फाइनेंशियल एसेट्स की जो दूसरे की इक्विटी है। पहले आसान काम करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, पहले ये आसान करते हैं। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ लेते हैं अब उस फाइनेंशियल एसेट की जो दूसरे की इक्विटी है, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। या तो ये क्लास है या ये क्लास है, और इनमें क्या करना है वो मैंने अभी हंसते खेलते बता ही दिया। तो अब आप ऐसा करिए
कि पेज नंबर 4 के बिल्कुल टॉप पे देखिए, एक डब्बा बना हुआ है, उसकी हेडिंग क्या दी हुई है मैंने, अ फाइनेंशियल एसेट विच इज, तो इसमें आगे मजीद 2 डब्बे आ गए, मैंने 2 लाइनें आ गई। जो पहला है वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला हो गया, और जो दूसरा है वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला हो गया। तो पहले तो आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला पढ़ लें, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला डब्बा पढ़ लें, देखें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कि हमने करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या करनी है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो उससे पहले मैंने IS-21 कराया, और IS-21 का एक सवाल छोड़ा था मैंने, तो वो ये इसी के लिए छोड़ा था। क्या जी? सेटलमेंट नहीं ना, देखो IFRS 2 की चीज़ें ज़बरदस्ती, ये अब जब आप चीज़ें मिक्स करेंगे ना फिर कन्फ्यूजन होगी। आपको वो बेचते हुए सेटलमेंट मत कहो उसको, IFRS 2 नहीं पढ़ रहे हम, तो इसीलिए कह रहे हो ना कि जब चीज़ें मिक्स करना शुरू हो जाएगा ना तो दिमाग में खिचड़ी बननी शुरू हो जाएगी। बेचते हुए तो उसको हम डी रिकग्निशन में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिखा ज़रूर है बीच बीच में कहीं कहीं, लेकिन वो किसी मकसद से लिखा हुआ, तो डिविडेंड नहीं आ सकता, तो फिर इसमें एतराज़ क्या है? ये मैंने कब कहा था? सर ये जो इससे पीछे हम टॉपिक जितने भी पढ़े हैं, मतलब जो लास्ट टाइम पढ़ा था IFRS 2, उसमें भी यही आ रहा था कि इग्नोर डिविडेंड अभी हमने दिया नहीं है। ये किसी ने ग्रुप में पूछी थी ये बात? अच्छा, तो सर आपने बताया नहीं था इसका करना क्या होता है? IFRS 2 में डिविडेंड का कुछ नहीं था। डिविडेंड की वैसे हम क्या अकाउंटिंग करते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड आ रहा है, क्या हो? इनकम होती है ना, यही लिखा हुआ। अच्छा, मुझसे ग्रुप पे किसी ने पूछा था, मुझे लगता है मैंने जवाब दिया था कि वो जो IFRS 2 के सवालों में लिखा होता था कि अभी डिविडेंड देने का कोई उम्मीद नहीं है, इसका मैंने जवाब दिया था कि ये चूंकि IS से उठाई हुई मिसालें थीं तो उनमें वो सेंटेंस लिखा हुआ था, अदरवाइज वो आपके काम का रिपोर्टिंग का इसलिए नहीं है। BFD में ये चीज आप लोग पढ़ेंगे जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे, डिविडेंड अभी मिलने वाला होता है ना, तो जो शेयर प्राइस है वो फेयर नहीं होती, फिर उसके अंदर डिविडेंड भी इंक्लूडेड होता है, तो वो शेयर की सही वर्थ नहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती। इसलिए लिखा होता था कि जो शेयर प्राइस हम आपको सवाल में दे रहे हैं आप बेफिक्र होकर उसको फेयर वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल करें। इसलिए उन सवालों में ये सेंटेंस लिखा होता था कि डिविडेंड देने की भी उम्मीद नहीं है। तो चूंकि ये पास्ट पेपर का सवाल, जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे ना, वो पास्ट पेपर के नहीं है, वो मैंने IS की ओरिजिनल एग्जांपल्स उठा के आपको कॉपी करके दी हुई थी, जो IS में ओरिजिनल एग्जांपल्स हैं। तो IS की एग्जांपल इसलिए थोड़ी है कि CFAP का पेपर लेने आई के अपने, वो तो IS की एग्जांपल्स हैं, तो उन्होंने तो हर एंगल को कवर करना है। तो वो एक BFD का वैल्यूएशन का एंगल था कि अभी डिविडेंड नहीं देना, उसका मतलब शेयर प्राइस फेयर है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो भी लिखा हुआ है कि जो डिविडेंड मिलेगा वो इनकम बनेगा, उसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आज तक बचपन से लेके अब तक आपने पढ़ी है ना कोई कि हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो ये इनकम नहीं है, ये इनकम हो, यही लिखा हुआ बस कि जो डिविडेंड मिला करेगा वो हमारी इनकम है। इसके अलावा डिविडेंड कंसोलिडेशन में जाके इस पे दोबारा करूंगा बात, उसमें वो इन्वेस्टमेंट में से लेस हो सकता है। दूसरा बॉक्स पढ़ने को कहा था, पढ़ लिया कि हर साल के एंड पे हम इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, जो चेंजेस आएंगी वो P&L में जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी आइटम नहीं होती, नॉन मॉनेटरी आइटम होती है। क्यों? मॉनेटरी आइटम वो होती है जिसके अगेंस्ट कैश ही मिलना होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे किसी ने वादा थोड़ी किया कैश देगा,
तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं होता, नॉन मॉनेटरी एसेट होता है। तो IAS 21 में लिखा हुआ था कि वो नॉन मॉनेटरी एसेट जो फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा और उसकी फेयर वैल्यू चेंजेस P&L में जाएंगी तो उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में ही जाएगा। ये IAS 21 में हम पढ़ के आए हैं, यही बात यहां लिख दी। एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं फिर पूछ लेता हूं जी सर। अभी आपने कहा इन्वेस्टमेंट इन शेयर नॉन मॉनेटरी होता है सर, लेकिन उस शेयर पे जो हमें डिविडेंड मिलेगा सर वो तो मॉनेटरी होगा। डिविडेंड मॉनेटरी होगा, डिविडेंड जो मिलेंगे हमें, बात एसेट्स और लाइबिलिटीज की है कि वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। जो डिविडेंड इनकम हमें मिल रही है वो कौन सा एसेट है? ओके अच्छा, पहला वाला यानी जो नीला नीला है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला, इसको भी पढ़ ले। सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट भी आपको समझ नहीं आएगा, ये तब समझ आएगा जब मैं आपको फेयर वैल्यू थ्रू OCI फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला पढ़ा दूंगा तो बाकी सारे आ जाएंगे समझ। सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा। पढ़ लिया? हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट किया करेंगे, जो फेयर वैल्यू में कमी बेशी होगी वो OCI में जाएगी। और चूंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है तो IAS 21 में सीखा था कि जो आइटम्स जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं और उनकी इंक्रीज डिक्रीज अगर OCI में जाती हैं तो उनका एक्सचेंज गेन लॉस भी OCI में जाया करेगा। वही बात यहाँ दोबारा लिख दी। फिर लास्ट बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है कि डिविडेंड को इनकम बनाएंगे, ये भी अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी। चौथा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है कि जब इसको हम बेच देंगे तो इस पे जो आज तक OCI में गेन लॉस बनाया था उसको P&L में नहीं डालना। इस बात का क्या मतलब है? ये अभी कुछ हद तक तो बल्कि काफी हद तक जब मैं आपको वो फाइनेंशियल एसेट जो किसी दूसरे की लायबिलिटी हैं उनमें फेयर वैल्यू थ्रू OCI पढ़ा दूंगा तो ये बात समझ आ जाएगी, काफी हद तक समझ आ जाएगी। तो ये हो गए फाइनेंशियल एसेट्स जो किसी दूसरे की इक्विटी हैं। सर ये जो चौथा पॉइंट आपने बताया अभी अभी के लिए क्या याद रखें? अभी के लिए फिलहाल आप इतना याद रख लें कि जो OCI में चला गया सब चला गया, कुछ भी ना याद रखें। अभी आपने ये चीज जब तक फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो फाइनेंशियल एसेट जो किसी की लायबिलिटी है, जब ये काम आप उसमें करेंगे ना तो आपको ये काम बड़ा अजीब लगेगा, अच्छा ऐसे भी होता है। तो जब तक आपको नहीं पता तो आप चौथे बुलेट पॉइंट को इग्नोर करें, आपको समझ भी नहीं आएगा ये क्या करना है, यानी आपके दिल में भी नहीं आएगा कि इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एक नई चीज है। फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लीजिए क्वेश्चन 4।
ठीक है, पढ़ लिया। चलें इनकी एंट्रीज करते हैं सारी। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं शेयर्स में, तो ये वो फाइनेंशियल एसेट है जो दूसरे की इक्विटी है, या वो फाइनेंशियल एसेट है जो दूसरे की लायबिलिटी है? तो इसके लिए दो ही क्लासेस है ना, तो इसमें हमारी कौन सी पॉलिसी है? ये वाली। जी, सबसे पहले क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट डेबिट हमने इतने का खरीदा है 27.5 का, और इसके अलावा नहीं, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल है। यानी हमने खरीदा कितने का फिर? 26 रुपए का ना, तो हमने 26 रुपए का खरीदा है, जबकि शेयर की फेयर वैल्यू 25 रुपए है। तो इसको हमने फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है या सिर्फ फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? तो फेयर वैल्यू कितनी है? 25 रुपए, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? हमने फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू उस फाइनेंशियल एसेट की प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नहीं, ये जो साइज है 0.7 ये क्या चीज है? हमने इतने का खरीदा है, जबकि इसकी असल में फेयर वैल्यू कुछ और थी। अब डिफरेंस आ गया ना इसमें। तो 5000 शेयर्स हैं, और रिकॉर्ड कितने पे करना है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वन थ्री 25 1,32,500। पैसे जेब से कितने गए हैं? 5,000 इंटू 27.5 रुपए। पैसे तो इतने जेब से गए हैं, कितने? 137,500। ये तो एंटी टैली नहीं है। इसलिए टैली नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू 25 रुपए है, जबकि हमें ये 26 का पड़ा है। 26 कैसे? 27.5 में से 1.5 रुपया तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, तो हमें ये शेयर 26 का पड़ा है, जबकि फेयर वैल्यू 25 है। तो डिफरेंस आ गया, ये P&L को जाएगा। जी 5,000। ये हमने इनकी इनिशियल रिकॉग्निशन कर ली। चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली क्लास का है, तो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगली डेट क्या है? ईयर एंड क्या करना है? हाँ जी, तो ईयर एंड नहीं बताया हुआ, ऐसे ही चल के आना पड़ा यार। 30 जून 18 पे क्या करें? तो अब हमने इसको 28 पर शेयर तक पहुंचा देना है। तो बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट मजीद डेबिट, बात फेयर वैल्यू को बढ़ाने की नहीं है, बात यह है कि हमने इसको अभी इस वक्त जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लिया, अब उसमें हाँ ये भी शामिल है, लेकिन बस इस अमाउंट पे रिकॉर्डेड है ना, अब इसको हमें फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। ये नहीं है कि ये हमेशा साथ अलग से जुड़ा रहेगा, नहीं, ये हमने पहले दिन इसकी कॉस्ट का हिस्सा बना दिया बस। अब ये आपको ब्रैकेट में अलग अलग नजर आ रहे हैं, बस अब ये अलग अलग नहीं है। इन्वेस्टमेंट 1,32,500 की है। इस 1,32 में हमने कैलकुलेशन करते हुए इसको जरूर अलग से शामिल किया है, लेकिन ये हर साल हमेशा अलग अलग नहीं पड़ा रहेगा, बस इन्वेस्टमेंट 1,32,500 की है। ईयर एंड पे हमने इन 5,000 शेयर्स को किस वैल्यू पे मेजर करना है? कितनी है ईयर एंड की फेयर वैल्यू?
तो 5,000 इंटू 28, 1,40,000 तक पहुंचाना है इन्वेस्टमेंट को। अभी कितने पे है? तो ऐसा नहीं करना कि ईयर एंड पे वो फेयर वैल्यू पे लाएं प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं, ये सिर्फ पहले दिन का काम था। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलग नहीं रखना, अब हमने 1,32,500 को 1,40,000 तक अपडेट करना है। इन्वेस्टमेंट और डेबिट, और जिस तरह होता है ना जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है वो रीवैल्यू हो रहा होता है, तो वैसे बोलने में उसको रीवैल्यूएशन गेन कहते हैं कि रीवैल्यूएशन गेन हुआ है, लेकिन अकाउंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो वो ओसीआई में प्रेजेंट होता है, और ओसीआई में प्रेजेंट करते हुए इसको हम रीवैल्यूएशन गेन ही लिख रहे होंगे, लेकिन अकाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस इस्तेमाल हो रहा होगा जो बैलेंस शीट में भी नजर आना है। तो यहां पर भी जो गेन लॉस है वो कहां जाना है? ओसीआई में। तो इसके लिए अकाउंट फेयर वैल्यू गेन का वर्ड इतना मुनासिब नहीं है, फेयर वैल्यू रिजर्व कह लेते हैं। जिस तरह रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, ये उस तरह से अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में इक्विटी में आएगा। जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में इक्विटी में आता है, ये बैलेंस शीट में इक्विटी में आएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व। और वैसे आप एग्जामिनर को जरूर बता दें कि ये ओसीआई वाली आइटम है। अब हमने क्या करना है, इसको 5,000 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, यहां तक अपडेट करना है। कहां से? 1,32,500 से। 1,32,500 से उठा के 1,40 पे लाना है। कितना? 7,500। अगली एंट्री क्या है? फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट। अच्छा, अब आप चूंकि अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का किस्सा तो खत्म हो गया ना, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 28 पे तो पहले ले आए थे, अब कहां लाना है? तो अब आप 28 और 33 का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि पहले आप 28 और 25 का कंपैरिजन कर देते। 28 और 25 का कंपैरिजन नहीं है, 28 और 26.5 का है। तो अब तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला मसला खत्म हो गया ना, अब 28 पे रिकॉर्डेड है, 33 पे ले जाना है। कितना बढ़ा है? 5। तो 5,000 इंटू 5 कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं कह रहा था कि अब ये शामिल हो गया ना, बस अब ये 1,32,500। वरना आप ऐसा कर सकते हैं, आप 28 को 26.5 से कंपेयर करें। 25,000। और आगे बेच 1 अगस्त 19 को कितने बेच दिए? 3,000। कितने के बेचे? तो कैश डेबिट 3,000 इंटू 31, और ये हमारी बुक्स में कितने पे आ रहे हैं? 33 पे। तो क्रेडिट भी फिर उतना ही करेंगे ना। $3,000 इंटू 33, 99,000। तो इनको बेचने पे लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल कह लें, P&L कह लें, कोई मसला नहीं। 6,000। ये मैंने कब कहा था? कब कहा है मैंने? हाँ, तो मैंने कब कहा कि डिस्पोजल पे करेंगे इसको? कब कहा है मैंने ऐसा? मैंने आपके तो वर्ड पे टोक दिया था ना, मैंने उसका जवाब थोड़ी दिया था। मैंने तो आपके वर्ड पे टोक दिया था कि सेटलमेंट का वर्ड नहीं है इधर, डिस्पोजल, बस इसका जवाब, इसको मैंने टोका था। ये थोड़ी कहा था कि हाँ डिस्पोजल पे दोबारा अपडेट करेंगे। ये मैंने कब कहा था? जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए थे उनमें कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो मतलब हमने डिस्पोजल पे नहीं करना है इसको, बस बेचेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। और सर
ईयर एंड पे। हर दिन थोड़ी हम शाम को बैठ के इनकी फेयर वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ईयर एंड पे। हमने इंट्रोगेटरी एंट्रीज ली थी, इसलिए इधर कर रहे हैं। नोट कर लिया? क्वेश्चन 5 पढ़ लें। जी पढ़ लिया? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट तो कुछ और है, वो आप लोग अभी खुद करेंगे, लेकिन मैं एंट्रीज कर देता हूँ उसकी। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने नहीं रखी इसकी एंट्रीज रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं एंट्रीज कर देता हूँ। तो उसकी अगर एंट्रीज करनी होती तो वो मैं बोर्ड पे कर देता हूँ, फिर SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स वो फिर आप अभी खुद बनाएंगे। पार्ट 1 क्या है इसका? The share was bought for trading। इससे क्या पता चल रहा है? सर हमने सेल करने के लिए रखे थे। तो नहीं सर, ये अगर हमने सेल करने के लिए रखे थे तो सर ये टाइप हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट दूसरे की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो ठीक है, हमने शेयर ही खरीदे ना। तो सर ये OCI में जी सर, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। पॉइंट 1 नहीं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L है और पॉइंट 2। सर, वो तो OCI है। तो ये जो पॉइंट 1 और 2 बताए हुए, ये हमें ये पहचान बताई जा रही है कि ये क्लास कौन सी है। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे की इक्विटी है तो याद रखिए दो क्लासेस हैं, या फेयर वैल्यू थ्रू P&L है या फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। तो ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L है पॉइंट 1 और फेयर वैल्यू थ्रू OCI है पॉइंट 2। तो शेयर्स अगर हमने बेचे ही ट्रेडिंग के लिए थे, ट्रेडिंग के लिए, तो ये फेयर वैल्यू थ्रू OCI तो नहीं हो सकते ना, वो तो होते ही हैं कि वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो। तो पॉइंट नंबर 1 इसलिए बताया हुआ है ताकि हम ये कहें कि ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली क्लास है, और पॉइंट 2 इसलिए बताया हुआ है कि हम कहेंगे फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली क्लास है। तो पहले मैं पॉइंट 1 की एंट्रीज करता हूं। 1 जनवरी को क्या हुआ है? सर 1 जनवरी को हमने शेयर खरीदे हैं। 1 जनवरी 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। 10 मिलियन के शेयर 10 मिलियन के शेयर्स खरीदे हैं, 10 मिलियन शेयर 10 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। और एक कितने का? सर इसकी लिस्ट प्राइस है 25 और फेयर 25 सर, ये रुपये 1000 बता दें, मिलियन का मिलियन कर लेते हैं, कितने पे लिखूं उसको? सर, लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि जो 25 हम खरीदे हैं उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की तो मुझे बताओ ना, मैं इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करूं? सर। P&L है तो सिर्फ फेयर वैल्यू होगा यानी सर, ये 25.50 0.5 पे। हमने चूंकि इसको
फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखना है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी इसकी फेयर वैल्यू से बस, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट से नहीं। जी कितने से? 25.5 मिलियन, 255 मिलियन, 255 मिलियन, 255। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो तो उसमें ऐड ही नहीं की, वो नहीं ऐड होनी, नहीं होनी जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं ऐड होनी, कोमैल ने कह दिया नहीं ऐड होनी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जानी है 15 मिलियन, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली क्लास है तो फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में जाएगी। कैश कितना जेब से जा रहा है? एक तो जा रहा है 10 मिलियन इंटू 25 का एक, और साथ ये 15 मिलियन, 265। लेकिन मिला है सस्ता जबकि फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो हम तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो सस्ता मिला है उसका क्या करें? जो इनिशियल रिकॉग्निशन पे फेयर वैल्यू और जो प्राइस पेड है उसमें फर्क है, पीएनएल में जाएगा, तो इसमें हमें इनकम बन जाएगी। कितना देखें? 5 ही होगा, 5। डिविडेंड मिला, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अगली एंट्री ईयर एंड आ गया, तो 31 दिसंबर पे हमें इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। ईयर एंड की फेयर वैल्यू कितनी? उन्होंने बस कितना लिखा है कि शेयर वर ट्रेडिंग एट ₹28। तो ये फेयर वैल्यू ही है ना? ट्रेडिंग का ये ना शेयर को हम इतने पे बेच सकते हैं। शेयर्स इतने पे बिक रहे थे ईयर एंड पे, तो ये इनकी मार्केट वैल्यू ही होगी ना। शेयर्स लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज जिसमें शेयर्स ट्रेड होते हैं, ट्रेड, तो इतने पे ट्रेड हो रहे थे तो मार्केट वैल्यू ही होगी ना जी। 28। और अभी रिकॉर्डेड कितने पे है? कितने पे है? अब अपडेट करना है ना, कहाँ से लाना है 28 पे? 25.50। तो हमने 2.5 बढ़ाना है ना, तो 2.5 का गेन आ गया। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, 10 मिलियन शेयर्स हैं और 2.5 से तो 25। 2.5 कैसे? 25.5 से 28 पे आना है। कितना हो गया? 25। और ये उसी में चला जाएगा? नहीं, ये पीएनएल में जाएगा। तो आप फेयर वैल्यू गेन कह लें, सिर्फ पीएनएल कह लें, 25 मिलियन। तो अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली क्लास में है तो ये एंट्रीज हैं। अगर दूसरी क्लास में है, ये मैंने की है अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली क्लास है। अब करते हैं अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली क्लास है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खरीदते हुए फर्क तो ये पड़ेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, बस यही फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी 255 और 15 270 से, बाकी ऐसे ही रहेगा। कैश और पीएनएल 265 और 5। ठीक है, एक तो ये फर्क पड़ेगा
कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसका इनिशियल का हिस्सा बन जाएगी। डिविडेंड की यही एंट्री रहेगी, ये चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी, बस कलर बदल देता हूं मैं, डिविडेंड इनकम 40, और ईयर एंड पे आके ये P&L की जगह OCI को चला जाएगा, लेकिन फिगर यही 25 ही रहेगी। फिगर 25 रहेगी। सोच, इनिशियल अमाउंट में फर्क आ गया ना, तो अब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 मिलियन शेयर्स, ईयर एंड पे क्या फेयर वैल्यू है 28, यानी 280 मिलियन, तो कितना फेयर वैल्यू गेन 10 का, 10 मिलियन। क्या टोटल 270 वो असल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको टोटल बताई हुई है ना, पर शेयर नहीं बताई हुई, निकालनी है पर शेयर निकाल लें, 1.5 आ जाएगी पर शेयर, तो ऐसे कर लें चाहे। उसको फिर उसमें ऐड करेंगे फेयर वैल्यू में। अब आप ऐसा करें, 2 4 5 मिनट लगेंगे, इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये बनाएं, SOFP और SOCI, SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बता दें। दोनों में? जी दोनों में।
जी SOF हम बना रहे हैं पार्ट ए की, सर उसमें जो कैश तो आने क्या आना चाहिए? कैश, तो ये जो SOF के आइटम है इसका बैलेंस थोड़ी पता है हमें, ऐसे तो नेगेटिव कैश आ जाएगा, कैश और रिटेन अर्निंग का बैलेंस नहीं आता होता, पता नहीं उसमें क्या क्या है। और सर ये जो आपने फेयर वैल्यू रिजर्व 15 लिखा है, तो ये 10 नहीं है? 15 लिखा हुआ, जी ठीक है, वो इनको ठीक मिल जाएगा, मिल जाएगा ठीक। जी देख लिया, कोई एतराज़ परेशानी? सर अभी तक नहीं है। नहीं, ठीक है जी, क्वेश्चन 5 तक डन। ये हो गए वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, ये तो मामला आसान ही है। अब आते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं। इनकी हैं 3 क्लासेस, क्या क्या? फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अब सिखाने लगा हूं कि अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट किसी दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर हमारा फाइनेंशियल एसेट है और किसी दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कौन कौन सी क्लासेस हैं? पहले अमोर्टाइज कॉस्ट सिखाता हूं। अगर हमने किसी को लोन दिया 500, ये हमने किसी को लोन दिया तो हमारे पास से आज 500 गया, और लोन देने पे हमारा कुछ खर्चा भी पड़ा, तो हमारी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, लेट्स से 10, ये भी पैसा गया जेब से। हमें जो इसकी रीपेमेंट होगी, एक तो हमें हर साल ईयर 1, 2, 3 इस पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 500 का 8% 40। एक तो हमें हर साल 40 का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमें एंड पे, रिडेम्पशन भी कहते हैं उसको, जो रीपेमेंट होगी वो 500 की बजाय, वैसे तो 500 वापस होना चाहिए था ना, हमें एंड पे 525 वापस हो जाएगा। बज़ाहिर हमें अपनी इस इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न मिल रहा है? हर साल 40 40 40 ना। तो हर साल जो बचपन से अब तक पढ़ते आए थे कि इन्वेस्टमेंट की है, लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट को इनकम बनाते हैं, तो ये 40 40 40 हर साल की इनकम बनती जाएगी। लेकिन हमारा रिटर्न सिर्फ 40 40 40 नहीं है, ये 25 भी है, ये भी हमें इस इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। हाँ, मिल आखिरी साल रहा है, यानी अगर देखा जाए तो पहले साल 40, दूसरे साल 40, तीसरे साल 65, हमें तीसरे साल 25 भी तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये फेयर होगा कि ईयर 1 में 40 की इनकम बना लें, ईयर 2 में 40 की इनकम बना लें, इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूं, और ईयर 3 के अंदर 65 की इनकम बना लें। 65 कैसे बोल रहा हूं मैं? तो ये फेयर है कि वो 25 तीसरे साल में इनकम आ जाए? नहीं। फेयर क्या है? फेयर ये है कि हमारा 500 रुपया आज जेब से गया और कल को 500 रुपया जेब में आएगा, क्योंकि दिया है, कल को वापस तो आना है, तभी तो अगले की लायबिलिटी थे। इसके अलावा
एक्स्ट्रा हमें कितना मिला? 40, 40, 40 और 25। 40 इंटू 3 और 25 कितना? 145 मिला। ये हमने कमाया, लेकिन इसको कमाने के लिए 10 जेब से भी तो गया ना, तो हमें 500 देने और वापस ले लेने। ये जो 3 साल इंतजार किया, इसमें हमने कितना कमाया? 135। कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि 135 3 साल पे फैल जाए, बजाय इसके कि ईयर 1 में 40 की इनकम, ईयर 2 में 40 की इनकम, ईयर 3 में 40 की इनकम, और फिर इकट्ठे ईयर 3 में 25 और आ जाए। इसी तरह ये 10 एकदम से फॉरेन एक्सपेंस बन जाए, तो ये अनफेयर हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। इसको स्मूथ करने के लिए कोई ऐसा इंसाफ वाला तरीका होना चाहिए कि जो 500 आज जेब से जा रहा है, 3 साल बाद 500 आ रहा है, और 3 साल के गैप का हम 135 कमा रहे हैं। 135 कैसे? 40, 40, 40, 25 और 10 खर्च, तो 135 कमा रहे हैं ना। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि 135 3 साल पे फैल जाए, जैसे लीजेस में होता था, हर साल बराबर बराबर फैल जाए। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो इस 135 को ओवर 3 इयर्स फैलाने का एक तरीका है जिसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। इस मेथड को किस तरह से किया जाएगा वो करके दिखाता हूं। शुरू में गया है 500, एक तरीके से एक रेट निकाला जाएगा जिसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। मैं कहता हूं कि वो 8.743% है। 743%। ये एक जादुई रेट निकाला गया है। इस रेट का कमाल क्या होगा? वो रेट इंसाफ करेगा। इंसाफ क्या करेगा? 135 को ओवर द पीरियड फैला देगा। इस 135 को ओवर द पीरियड फैलाने का जो तरीका है, इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कहते हैं। और ये जो मैंने निकाला है, ये आपसे टेस्ट होना चाहिए नहीं वैसे, लेकिन हो सकता है, तो आपको सिखाऊंगा मैं कि ये रेट निकालना कैसे। नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, हो सकता है, होना चाहिए। तो ये रेट मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अभी बस मैंने बता दिया ये एक रेट है, इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और इस 135 को 3 साल पे फैलाने का जो तरीका है, इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कहते हैं। उसके लिए एक टेबल बनेगा। अच्छा, मैं आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड सिखा रहा हूं। इनिशियल मेजरमेंट कितने से होगी? 500 से कि 510 से? प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी ना, यानी 510 से। इसके लिए एक टेबल बनेगा जिसमें डेट है कैश फ्लो की, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का आप कॉलम अवॉइड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है और क्लोजिंग बैलेंस है। ये एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी पहला ओपनिंग बैलेंस, ये होगा इनिशियल मेजरमेंट। जो हमने अपने फाइनेंशियल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट की होगी ना, ये वो फिगर होगी। इस मिसाल में कितने से करेंगे? 510 से। पहला कैश फ्लो हमें कब मिलेगा? वापस 31 दिसंबर ईयर 1।
1 जनवरी में ना जी ये ओपनिंग बैलेंस है। इसकी बात करो, हमें 31 दिसंबर ईयर 1 पे पहला कैश फ्लो मिलेगा कितना? 40। साल के शुरू में हमने मेयर रिकॉग्नाइज कितना पे किया था? 510। इस 510 जिसको हम अपना बैलेंस रिसीवेबल बनाया पहले दिन, इस रेट पे इस पे इंटरेस्ट लगेगा। लगाएं 510 पे। सर 44.58 44.58। सर अभी 9859 कर दें। तो कर दें, पहले बता देते यार। इसमें इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना? सर 514.59। अच्छा, क्यों करेंगे? ये हमारा पहले दिन इन्वेस्टमेंट एसेट बन गया। इस रेट को लगा के साल की इतनी इनकम हमारा हक बनेगा, तो इतना फिर और रिसीवेबल बन गया ना, दिस प्लस दिस। ये माइनस क्यों कर दिया? ये मिल गया तो माइनस कर दिया। तो इस पे रेट लगाया, इफेक्टिव रेट, ये आंसर आया। दिस प्लस दिस माइनस जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिला, तो बाकी बैलेंस बच गया। अब ये बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया। सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से क्या मतलब था कि कैश होगा या इसके अलावा कोई और चीज भी होगी? कैश ही होगा। नहीं, अभी आप कहते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो से मेरी मुराद ये है कि ये 40, ये 40, ये 40, ये 525, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है ना, होगा कैश ही। कैश ही होगा। ये 514 यहां आ जाएगा, अब अगले साल इंटरेस्ट इनकम कैसे बनेगी? इस पे रेट लगेगा लगाएं 44.99। 40 कैश मिलेगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, सर 519.58। 519.58। तीसरे साल ये इधर ओपनिंग आ जाएगा, फिर इस पे 8.743 लगेगा, 45.43। 45.43। 42। सर आगे 6,000 मैंने क्लिक कर दिया। मैंने 2 कर दिया। जी, दिस प्लस दिस माइनस दिस, नहीं, क्या कर रहा हूं मैं? 525, 565, 565 ना। जी सर, इसमें ये प्लस किया मैंने जीरो। 0। ये 3 था तो सारे मिल गए। इसका टोटल करें, $135। 135। तो इस मेथड में क्या हुआ, एक निकाला गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और जिन्होंने बीएफडी पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, ये इस कैश फ्लो का आईआरआर है। जो लोग बीएफडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ये इस कैश फ्लो का आईआरआर है। जिन्होंने कुछ अर्सा पहले कॉस्ट पढ़ी है, वो भी आईआरआर पढ़ चुके हैं। तो इस कैश फ्लो का क्या, कैश फ्लो आज 500 जेब से जाएगा, 10 रुपए जेब से जाएगा, टाइम 1 पे इतना जेब में आएगा, इतना जेब में आएगा, इतना जेब में आएगा। इस कैश फ्लो का जो आईआरआर निकाला जाएगा, ये वो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये मैंने आपको सिखा देना निकालना। वैसे निकलेगा EFT की तरह। आईआरआर है तो वैसे ही निकलेगा। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इस इंटरेस्ट रेट को जो इनिशियल मेजर्ड अमाउंट थी उस पे लगाएंगे तो इनकम आएगी, और जो कैश हमें मिलता जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअली वो लेस होता जाएगा, तो बाकी बचा हुआ अगले साल, और फिर उस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये सारा टेबल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कहलाता है।
सर हमने आज तक जो पढ़ा था लोन की जो रीपेमेंट होती है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के हिसाब से होती है सर। जो यहाँ पे हम कर रहे थे 525 सेंट पे हमें वापस नहीं मिलता है। क्यों मिला है? जी सर। एग्री हो गया हमारा उससे तो नहीं मतलब ये इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि एंड में क्या एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम आपको प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा और 25 रुपये और भी अनफेयर नहीं हो जाएगा कि अनफेयर कैसे हो जाएगा? 40 इनकम भी कमा रहे हैं एंड पे आके फिर 5 ऊपर 25 तो और भी कमाएंगे। भाई अनफेयर वाली क्या बात है? दोनों राजी तो फिर क्या करेगा काजी? जब दोनों एग्री कर रहे हैं, और कैसे पता आपको अनफेयर है? क्या पता मार्केट में 10% चलता हूं, मुझसे 8-8% ले रहे हो। फिर हमने शुरू में ज्यादा लेने की बजाय एंड पे लोड रख दिया, तो वो एग्री कर लिया तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर ये हमें कहा होगा फिर ही हम उसमें 5 वो 40 में वो आगे 25 ऐड करेंगे 65 बनाने के लिए। कहा होगा तो करेंगे ना, अपने पास से थोड़ी प्यार से पैसे दे देंगे। ये कॉन्ट्रैक्चुअली उन पार्टीज ने एग्री करना है ना, आपने थोड़ी स्टूडेंट बन के एडवाइस करना है कि चलो 25 रुपए और दे दो यार, गरीब आदमी है। उन्होंने एग्री करना है तो देने हैं ना पैसे। अच्छा, इसी चीज को अंग्रेजी में समेटने की कोशिश की है आईएएस ने, ये डेफिनेशन लिख के। तो पहले पेज पे जो एक डब्बा नहीं पढ़ाया था वो अब आप पढ़ सकते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट का एक डब्बा मैंने कहा था ना, अभी नहीं पढ़ाया, वो आप पढ़ लीजिए। और उसमें सबसे आखिर में जो 3 वर्ड्स हैं, एडजस्टेड फॉर एनी लॉस अलाउंस, ये नहीं बताया अभी आपको। उसके अलावा यही सब जो मैंने किया है यही उस डब्बे में। ये अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन है, ये मैंने आईएएस की डेफिनेशन कॉपी की है। ये अमोर्टाइज कॉस्ट की डेफिनेशन है, ये पढ़नी है तो पढ़ लें। अमोर्टाइज कॉस्ट ये होती है, सर ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है कि इनिशियल रिकग्निशन में तो हम करेंगे, उसके बाद माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो सर यहाँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल लिखना है या इंटरेस्ट लिखना है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लिखना। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो असल में ना ये जो माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट का है ना उसने, वो इसमें से 500 है, तो 500 माइनस किया ना। हो सकता था दरमियान में भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल हो जाता, हमने तो एंड पे रखा ना, दरमियान में भी कुछ हो सकता था, तो इसलिए उसने डेफिनेशन का हिस्सा बना दिया माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट। और ये जो इनका डिफरेंस है 4.59, इनका डिफरेंस क्या है? सर वो तो इनका डिफरेंस तो प्रिंसिपल ही है 44 और इसका प्रिंसिपल डिफरेंस, इंटरेस्ट। ये हमें मिलना है, ये बनता है। इनका डिफरेंस 4.59 है ना। इस 4.59 को अंग्रेजी में कहा हुआ है प्लस और माइनस द क्यूमुलेटिव amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount। यानी इसमें ये जो आपको 4.59 फर्क नजर आ रहा है ना, ये असल में वो 25 रुपए और 10 रुपए है। 40-40 तो है ही है ये, बाकी जो 25 और 10 है वो यहां पर रिकवर हो रहा है। सर वो इस रेट की वजह से जी, ये लिखी हुई अंग्रेजी। लेकिन आपको ये अंग्रेजी तो मैंने वैसे कहा ना, ये आईएएस की डेफिनेशन है, करना आपने ये है। इसी को आईएएस ने, देखें आईएएस की जो डेफिनेशन होती है, चूंकि वो हर एंगल कवर की हुई होती है तो बड़ी मुश्किल सी होती है। वो जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हुआ करेगा वो माइनस इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट
इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये हमारी इनकम होगी, और जो कैश आ रहा होगा वो हमारा यहां से लेस होता जाएगा। अब अगर इसकी डबल एंट्रीज देखें, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट इनकम डेबिट और डेबिट, ये अभी मिलना है हमें। तो यही इन्वेस्टमेंट डेबिट। इसकी एंट्री क्या होगी? मिल गया। अब सर ये तो मिल गया सर, कैश डेबिट और तो इन्वेस्टमेंट, यही इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें और उसका ये स्केड्यूल बना दें मुझे। बल्कि ये आपका होमवर्क है, इसका स्केड्यूल बना के आइएगा। ये फिर आप जब कल आएंगे ना, कल आएंगे कहाँ, आपने कहाँ आना है, कल जब आप इस लेक्चर का ये लेक्चर 29 सुन रहे होंगे, तो फिर मैं आपको इस स्केड्यूल से आगे SOFE बनाना सिखाऊंगा। SOCI तो चलो बना ही दिया, ज़बानी बता ही दिया, SOFP मैं फिर कल बनाना सिखाऊंगा। सर इसमें तो हमें ईयर एंड कैश फ्लो मिल रहा है, तो सर स्टार्ट ऑफ ईयर में मिल सकते हैं। देखें ऐसा होता नहीं है, लेकिन मिल सकते हैं। तो सर पहले में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दूसरे से जी, कहाँ था? सर वो अपनी कल हदीस पढ़ी हुई, मौत की तमन्ना ना करो। सबर पे था। नहीं सर, जी सर। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला का फरमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की शक्ल में, मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं है कि जब, यहाँ मैं रोकता हूँ इसको, जब हमारे अजीज़ों में कहीं कोई फौत हो जाता है, ख़ास तौर पे ये जो है ना गाँव वगैरह, वहाँ पर ये मामला ज़्यादा होता है, तो इसको एक शायद एक कस्टम के तौर पे बहुत ज़्यादा रोया पीटा जाता है। ये एक कस्टम है, और बाकायदा कुछ गांव में ख़वातीन होती हैं जिनका लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन आके वो रो रो के ऊंचा ऊंचा रोती हैं। जिनके घर फौतगी हुई होती है, उन औरतों से आके मिल के रोती हैं। उनके लिए बड़ी बात होती है, भाई वो कल को बात होगी कि फ़लानी रोई नहीं, आके फ़लाना अफसोस करने नहीं आई। तो ये कस्टम है कि जाके ऊंचा ऊंचा रोना, और जो जिसका फौत हुआ है उसको रुलाना कि रो, तुम अंदर से गम निकालो, तुम रो, चीखो। ये इलाकाई ज़रूर हो सकते हैं मसले, हिंदुआना रस्में हो सकती हैं, वरना ये दीन का मिजाज नहीं है।
हमारा प्यारा जो हमारे पास था, हमारे वालिदैन, हमारा बहन भाई, हमारे कोई भी प्यारे, वो इस दुनिया से चले गए। वो उस दुनिया में हमारी मर्जी से आए भी नहीं थे और उनके जाने का वक्त पहले से तय था। जैसे अगर हम किसी सफ़र में हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और जो साथ वाली सवारी थी उसके साथ हमारी अच्छी सलाम दुआ हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छा वक्त गुजरना शुरू हो गया, लेकिन जब उस सवारी का स्टेशन आएगा तो उसने उतरना ही है। वहाँ बैठ के हम उसको पाँव पर रोना शुरू करते हैं, चीखना, तुम क्यों सवारी उतर रहे हैं? वो कहे भाई मेरा स्टेशन आ गया, मैंने उतरना है। हाँ, फिर कांटेक्ट नंबर दे दिया, अच्छा ठीक है बात करेंगे, फिर दोबारा ऑफिस में मिलना जुलना था, सेम प्रोफेशन था, अच्छा दोस्त बन गया बंदा, वो भी सी आर्टिकल ही कर रहा होगा, तो उस वक्त का ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन अगर ताल्लुक दोबारा होना है, जैसे आपका एक ट्रेन में साथ बैठे थे, दोस्ती हो गई, और वो बंदा भी जो है वो भी आपका प्रोफेशन फेलो ही था, और कांटेक्ट ले लिया, हाँ ठीक है अब हम मिलेंगे, मैं आऊंगा तो फिर मैं जरूर चक्कर लगाऊं, चलो यार चक्कर लगाना। अब जब दोबारा मिलना है तो फिर भी उतना ही रोना धोना होगा कि अब तो ये चल रहा है यार, जिंदगी में दोबारा मिलना नहीं होगा, फिर तो नहीं होगा ना। हाँ, मिस करने वाली बात कि अच्छा वक्त गुजरा था, अच्छी दोस्ती हो गई थी, अच्छी बात हो रही थी, इस बात को मिस करना, इस बात को याद करना और बात है। लेकिन चूंकि दोबारा मिलना है और अच्छे हालात में मिलना है, तो फिर जाने की वो तकलीफ रोना धोना नहीं है। तो हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान क्या है कि मरना है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, और अल्लाह करे कि जन्नत में जाना हो। तो जो हमारे माँ बाप, हमारे प्यारे हमसे जुदा हो रहे हैं क्योंकि मर गए, तो उनसे हमारी दोबारा मुलाकात होनी है, और अभी थोड़े अरसे की जुदाई है, उसके बाद हमेशा के लिए साथ रहना है। तो हमारा चूंकि ये ईमान है, तो हमारा रोना पीटना और नॉन मुस्लिम्स का रोना पीटना सेम नहीं है। हाँ, गम होना एक अलग बात है, कुदरती बात है। जितने लोगों को इत्तफाक हुआ है इस बात का कि उनके वालिदैन या कोई और प्यारे इस दुनिया से गए हैं, तो रोना चीखना, तो रोना तो नेचुरल है, कुदरती बात है। लेकिन एक होता है रोना आ जाना, दुख से रोना आ जाना, और एक चीख चिंगाड़ करना। ये चीख चिंगाड़ करना हमारे दीन का मिजाज नहीं है, और ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब आगे इसको पूरा करता हूं मैं। मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जजा नहीं कि जब मैं उसका कोई अजीज दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले। अच्छा, सब्र करने का मतलब ये भी नहीं है कि अब्बा जी फौत होकर पार्टियां करते फिर जी मैं बड़ा कूल हूं, मैं चिल कर रहा हूं, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। सब्र कर ले, चीखना चिल्लाना नहीं है। आंसू आना और बात है, तकलीफ होना दिल को ये और बात है, लेकिन इसको चीखते चिल्लाते रहना ये सही नहीं है। चले अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।